कि हमने कल डिस्कस किया था सिमेट्री के बारे में। हमने कहा था कि एनिमल्स में दो तरह की सिमेट्री देखी जाती है, या दो तरह के एनिमल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, एसिमेट्रिकल एनिमल्स एंड सिमेट्रिकल एनिमल्स। एसिमेट्रिकल एनिमल्स में हमने बात की थी, एग्जांपल हमने जो ली थी एमीबा की ली थी, और सिमेट्रिकल में अगर हमने डिस्कस किया था, जो हमने देखा था कि तीन तरह की सिमेट्री हमें एनिमल्स में देखी जाती है सिमेट्रिकल के केस में, दैट इज रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड यूर बाइलेटरल सिमेट्री। सो उसके बाद हमने सीलम के बारे में डिस्कस किया था, बॉडी कैविटी के बारे में डिस्कस किया था। एसीलोमेट एनिमल्स कौन से हुए, सीलोमेट एनिमल्स कौन से हुए, जीरोसीलम क्या हुआ, एंटीरोसीलम क्या हुआ, हीमोसील क्या हुआ। सो ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी। और एक और टर्म हमने डिस्कस की थी, दैट इज जर्म लेयर्स, और उसमें हमने देखा था कि तीन तरह की जर्म लेयर्स जो होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ऑन द बेसिस ऑफ दीस थ्री जर्म लेयर्स हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। कल हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट टर्म, दैट इज मेटामेरिज्म। सो मेटामेरिज्म बेसिकली होता क्या है? तो अगर हम मेटामेरिज्म की बात करें तो मेटामेरिज्म का मतलब है कि स्ट्रक्चर्स का रिपीट होना, मतलब मीन रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। मीन्स an organism possessing body divided into segments is said to exhibit metamerism। और मेटामेरिज्म जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। इट कुड बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। जैसे हम एग्जांपल लें एनिलिडा के केस में, एनिलिडा की हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फाइलम एनिलिडा की। इसमें अगर हम देखें तो अर्थवॉर्म्स के केस में हमें मतलब इनकी जो बॉडी होती है, इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है, स्नेल्स हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, इनकी जो बॉडी होती है एक्सटर्नली अगर हम देखें तो इनमें कुछ एक्सटर्नल सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उन सेगमेंट्स को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। और अगर हम बात करें तो हमने कहा कि मेटामेरिज्म जो है एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। तो इंटरनल मेटामेरिज्म अगर हम देखें तो वो हमें वर्टिब्रेट्स के केस में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, तो हम देखेंगे कि वहां पे भी हमें सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। सो वहां पे क्या होता है कि वहां पे भी हमें ये रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे वर्टिब्रे हो गए, हमारे रिब्स हो गए, मसल्स हो गए। सो देयर इज रेपिटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, बट वी डोंट फाइंड एक्सटर्नल रेपिटेशन इन वर्टिब्रेट्स। तो आर्थ्रोपोडा के केस में हमें एक्सटर्नल रेपिटेशन देखने को मिलती है, और वर्टिब्रेट्स के केस में हमें इंटरनल रेपिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मेटामेरिक मतलब हर एक सेगमेंट को हम मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं। तो एनिमल्स की बात करें अगर तो एक मेटामेरिक सेगमेंट्स को हम कहते हैं मेटामेयर्स। मेटा मतलब मान लो ये कोई इस तरह से कोई, मान लो कोई एनिमल बॉडी है, इस तरह से कोई स्नेल है, या कोई इस तरह का कोई रफली अगर हम देखें तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेगमेंट्स देखने को मिलती हैं एक्सटर्नली एंड, ठीक है। इनको हम कह सकते हैं दीज आर सेगमेंट्स, इनको हम कहते हैं सेगमेंट्स, ठीक है। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो मेटामेरिक सेगमेंट्स आर रेफर्ड टू एज मेटामेयर्स, या हम इसको कहते हैं सोमाइट्स। तो दिस इज वन मेटामर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, इनको हम कहते हैं मेटामेयर्स। और प्लांट्स के केस में अगर हम देखें तो इन मेटामेयर्स को कहते हैं मेटामर्स, मेटामर्स, या हम कहते हैं फाइटोमर्स, मेटामर्स और फाइटोमर्स। सो फंक्शन क्या होगा सेगमेंटेशन का या मेटामेरिज्म का? तो सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अलोइंग free movement and development of certain body parts. It also allows for regeneration in specific individuals. So this is your metamerism.
नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे सेफेलाइजेशन. दिस इज योर मेटाबॉलिज्म एंड एर्थ वन इज सेफेलाइजेशन. सेफेलाइजेशन का जो सिंपल मीन है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड. मीन्स हेड की फॉर्मेशन को हम मेडिकल टर्म में, बायोलॉजिकल टर्म में हम कहते हैं सेफेलाइजेशन. सो या हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम या और नर्वस टिश्यूज टुवर्ड्स एंटीरियर एंड इज कॉल्ड सेफेलाइजेशन. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लियन और ब्रेन. ठीक है. तो ये सेफेलाइजेशन जो है हमें देखने को मिलती है. इट स्टार्ट फ्रॉम फ्लैटवर्म्स. इट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्लैटवर्म्स अप टू कॉर्डेट्स. फाइलम फ्लैटवर्म से लेके, प्लेटिहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक की जो फाइलम्स में उनमें हमें सेफेलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलता है. मतलब हेड जो है वो कंप्लीटली फॉर्म होता है. ठीक है. नाइन्थ टर्म हम लेते हैं अपेंडेजेस. So 9th is appendages. अपेंडेजेस क्या होते हैं हमारे पास? अपेंडेजेस वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्सटेंड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की मैन बॉडी से. मतलब वो किसी भी साइड से, अपर साइड, लोअर साइड, लेटरल साइड से एक्सटेंड हो सकते हैं. और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं दो चीजों में. दीज स्ट्रक्चर्स हेल्प इन टू थिंग्स. या तो मेनली हम देखें तो फीडिंग में, और हम ये कह सकते हैं और लोकोमोशन. मतलब अपेंडेजेस क्या है? अपेंडेजेस जो है ये appendages are the structures which extended from the man body and they can be any side, upper side, lower side or lateral side. And these structures help in two things, that is feeding and locomotion. For example, अगर हम देखें तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म होता है. हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे. हाइड्रा कोई इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है. और ये हाइड्रा का जो मोथ है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं. इन टेंटेकल्स का, दीज आर टेंटेकल्स, और इन टेंटेकल्स का क्या फंक्शन होता है? तो ये टेंटेकल्स क्या करते हैं? ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. सो ये टेंटेकल्स क्या हो गए हमारे? ये हमारे अपेंडेजेस हो. हाइड्रा की अपेंडेजेस क्या होगी? टेंटेकल्स. और इन टेंटेकल्स में हमारे अगर हम देखें तो इन टेंटेकल्स में स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो दैट मीन्स दे वुड हेल्प इन डिफेंस आल्सो. तो स्टिंगिंग सेल्स का जो फंक्शन है वो है डिफेंड करने का. तो हाइड्रा की अगर हम बात करें, अपेंडेजेस की अगर हम बात करें, टेंटेकल्स की अगर हम बात करें, तो इसकी दो फंक्शंस आ गए. एक तो टेंटेकल्स का काम क्या होगा? फूड को कैप्चर करने का. और एक इसका काम क्या होगा? क्योंकि इसमें स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेंटेकल्स के अंदर, तो इसका दूसरा फंक्शन जो होगा वो होगा डिफेंस मैकेनिज्म का. ठीक है. उसी तरह से अगर हम पैरापोडिया की बात करें, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज सेकंड. अगर हम पैरापोडिया की बात करें, नैरीज की बात करें, तो नैरीज में जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रा में हमें टेंटेकल्स देखने को मिलते हैं, उसी तरह से नैरीज की अगर हम बात करें तो पैरापोडिया जो है ये देखने को मिलता है. पैरापोडिया एक्चुअली होते क्या है? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर एक्सटेंडेड ऑन द लेटरल साइड्स इन केस ऑफ नैरीज. इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से कोई नैरीज है, रफली हम देखें, और
लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से अगर हम देखें तो इसकी साइड्स पे हमें इस तरह से पैरापोडियाज जो है वो देखने को मिलते हैं। इन पैरापोडियाज का क्या फंक्शन है? ये पैरापोडियाज जो है वो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं एंड एज वेल एज इन रेस्पिरेशन आल्सो। सो इनको हम कहते हैं अपेंडेजेस। उसी तरह से अगर हम देखें तो आर्थ्रोपोड्स के केस में आपके जो अपेंडेजेस होंगे वो जॉइंटेड लेग्स होंगे, फिशेस के केस में फिन्स होंगे, टेट्रापोड्स के केस में लिम्स होंगे। सो इन सबको हम कहते हैं अपेंडेजेस। सो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। हम आपका जो फर्स्ट यूनिट है एनिमल किंगडम, हम उसका खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ टर्म्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो आपकी टर्म है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम या हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है हमारा, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है हमारे पास? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो लोकेशन है, वो पासेज है जहां पे फूड जो है, जहां पे फूड को लिया जाता है, किसके लिए? डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, एलिमिनेशन के लिए। ठीक है। तो उस तरह के ट्रैक्ट को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द पासेज वेयर फूड इज टेकन फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो दो तरह का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमें देखने को मिलता है एनिमल्स के केस में। एक तो होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड दूसरा होता है हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो अब ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है हमारे पास? तो इनकम्प्लीट का मतलब हुआ जहां पे एक ही ओपनिंग प्रेजेंट हो, इट इज ओनली वन ओपनिंग। जहां पे एक ही ओपनिंग प्रेजेंट हो, मतलब एक ही ओपनिंग से इनलेट भी हो रहा है और आउटलेट भी हो रहा है। ठीक है। मतलब फूड को लेने का, फूड को अंदर लेने का प्रोसेस, मतलब इनलेट और इंजेक्शन का प्रोसेस और इजेक्शन का प्रोसेस एक ही ट्यूब से परफॉर्म हो, तो उस तरह की डाइजेशन को, उस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। देयर इज ओनली वन ओपनिंग व्हिच इज एक्टिंग एज द इनलेट एज वेल एज द आउटलेट। ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं आपकी सिलेंट्रेट्स और स्नाइडेरियंस। सिलेंट्रेट्स, ठीक है, जैसे हाइड्रा की हम बात यहां पे करते हैं। ठीक है। तो दूसरा है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हुआ कि इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच इज गोइंग टू हैव बोथ एट वन एंड एंड एनस एट द अदर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ओपनिंग्स होंगी, इनलेट के लिए अलग, आउटलेट के लिए अलग। ठीक है। फूड को लेने के लिए अलग और फूड को एक्सक्रीट करने के लिए अलग ओपनिंग होती है। ठीक है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। ठीक है। सो जितने भी हमारे हायर एनिमल्स हैं उनमें हमें देखने को मिलता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके हम समझते हैं डाइजेशन। सो व्हाट इज डाइजेशन? तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए हमारे यहाँ पे? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन मीन्स कि एक फूड, जो भी फूड हम लेते हैं, ठीक है, उसको एक कोई भी फूड हम लेंगे तो उसका ब्रेकडाउन कैसा होता है?
ठीक है, मतलब फूड हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स की फॉर्म में लेते हैं, तो उसके ब्रेक डाउन को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। ओके, एंड डाइजेशन भी अगर हम देखें तो एक तो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और दूसरा होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। So intracellular digestion means what? Intra means within, cellular means build-up of cell. So वो वाला डाइजेशन जो सेल के अंदर हो, within the cell, उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, जैसे हमारे कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन मींस इट इज इनसाइड दी, तो लिख सकते हैं इट इज इनसाइड द सेल। ठीक है, जैसे हमारे कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं पैरामीशियम की, अमीबा की, तो इसमें क्या होता है कि जो डाइजेशन होती है वो सेल के अंदर होती है। ठीक है, इन दीज ऑर्गेनिजम्स पैरामीशियम, अमीबा, डाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बाय फैगोसाइटोसिस फूड को एंगल्फ किया जाता है और वो फूड क्या होता है फिर सेल के अंदर ही डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, सो हमें एमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो एमीबा में हमें देखने को मिलता है, बाकी पैरामीशियम में ये हमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी हमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलती है। कहां पे? तो हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स की या व्हाइट ब्लड सेल्स की। ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये एक्चुअली इनका जो नेचर है वो फैगोसिटिक है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे कि ये कोई भी पैथोजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को ये फैगोसाइट करेंगे, एंगल्फ करेंगे और उसको लाइसोसोम्स और उसको डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, सो यहाँ पे डाइजेशन कैसे हुई, इनसाइड द सेल। सो व्हाट अबाउट एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन? सो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन मींस डाइजेशन आउटसाइड द सेल। यहाँ पे क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस को, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होगा कि यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट किया जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट किया जाता है कहां पे, बॉडी के ल्यूमन में, बाय ग्लैंड्स, बाय ग्लैंड्स और सेल्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट किया जाता है ल्यूमन में। ठीक है, और दिस इज सीन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हायर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन हमें देखने को मिलती है हायर ऑर्गेनिजम्स में, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमें अमीबा में देखने को मिलती है, पैरामीशियम में देखने को मिलती है। ठीक है, और ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो, मैमल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स में भी हमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, सो दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका 11th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आपका, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो 11th one is your respiratory system। रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन जो है दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मींस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। इन सारे प्रोसेसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी, जब हम पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन जब एनिमल्स की पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, जैसे अगर हम बात करें बॉडी सरफेस की, यहां पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है कि रेस्पिरेशन मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड
आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सक्रीट करना, छोड़ना, तो उस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या इवेंट्स हैं हमारे पास। जो भी रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो अलग अलग एनिमल्स का जो फंक्शन है रेस्पिरेशन का वो अलग अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं हमारे लोअर एनिमल्स में, तो लोअर एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो है हमारा बॉडी सरफेस। मींस कि जो लोअर एनिमल्स हैं वहां पे क्या होता है कि वहां पे बॉडी सरफेस जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं लोअर एनिमल्स कैन बी द स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर द एक्सचेंज कैन टेक्स प्लेस। दिस इज सीन इन लोअर एनिमल्स वेयर द कंप्लीट सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, मतलब जो लोअर एनिमल्स हैं हमारे, उनमें तो क्या होता है कि कंप्लीट जो बॉडी सरफेस होता है, जो बॉडी सरफेस का एरिया होता है वो कंप्लीटली यूज किया जाता है गैसेस को एक्सचेंज करने में। यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हुआ हमारा, दैट इज बॉडी सरफेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि दिस सरफेस थ्रू व्हिच गैसियस एक्सचेंजेस हैज टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे बॉडी सरफेस के केस में कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो क्योंकि बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होनी है, तो बॉडी सरफेस की जो कंडीशंस है वो बॉडी सरफेस एक तो थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, हाईली वेस्कुलर होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें लार्जर सरफेस एरिया होना चाहिए इसका, और सबसे बड़ी बात, अगर इफ इट हैज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, और अगर इस पे कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट हो तो ये और भी बेनिफिशियल हो सकता है रेस्पिरेशन के पर्पज से। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है ये सर्कुलेशन में हमें देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर फाउंड इन सर्कुलेशन। द बॉडी फ्लूइड व्हिच इज गोइंग टू कैरी दीज रेस्पिरेटरी गैसेस, दे कैन बी, मतलब ये समझो आपकी जो बॉडी फ्लूइड है जो इन रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करती हैं, तो इन रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है वो बॉडी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो सकती है। और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है वो हीमोग्लोबिन हो सकता है, जिसको हम आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, पिगमेंट, या हम कह सकते हैं हीमोसाइनिन। दिस इज हीमोग्लोबिन, दिस इज हीमोसाइनिन। और ये आपकी कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, तो आयरन कंटेनिंग जो है ये रेड कलर की पिगमेंट होती है, और हीमोसाइनिन जो है ये कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट होती है। ठीक है, बोथ दीज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। थोड़ा सा हमने कहा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, जैसे हम बात करते हैं आपके लोअर एनिमल्स की, तो उनमें हमें बॉडी सरफेस एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो फिशेस की अगर हम बात करें तो फिशेस में गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स में ट्रैक्यूलरी सिस्टम होता है, अर्थवॉर्म के केस में स्किन होता है, और हायर एनिमल्स के केस में, मैमल्स के केस में अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो आपके लंग्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। तो कल हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड जो भी होगा कल, एंड योर नर्वस सिस्टम आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच।